हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज जीके जीएस का कर रहे हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू से लिए गए। तो जिनका भी आने वाला एग्जाम है वो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन ने के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकारियों को उनके संबंधित कर्तव्यों के साथ सुमेलित करना है। तो जब मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, मौर्य प्रशासन में, तो उस समय अधिकारियों को उनके कर्तव्य के साथ मैच करना है। देखिए, सबसे पहला है समाहर्ता। समाहर्ता इसका क्या काम होता था, तो ध्यान रखिएगा। समाहर्ता ये जो साम्राज्य है उसका मुख्य राजस्व संग्रह करता होता था। ध्यान रखिएगा, चीफ कलेक्टर हुआ करता था। तो पहला का हो जाएगा सेकेंड नंबर, चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट है संधिदाता। संधिदाता ये शाही खजाने का मुख्य कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो जो शाही खजाने होते थे उसका मुख्य कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। फिर नेक्स्ट है कर्मांतिका। कर्मांतिका मतलब होता है राज्यों को उद्योग और कारखाने का हेड होता था। तो ये राज्य के जो कारखाने होते थे उसका प्रमुख होता था। सी का 4 हो जाएगा हेड ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टेट वर्कशॉप। फिर नेक्स्ट है अंतपाल। अंतपाल ये सीमांत प्रांतों के रक्षक, ये गवर्नर होते थे। तो ये गवर्नर ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस और बॉर्डर के होते थे। डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, चाणक्य जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, उनके द्वारा अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन में कुल 18 प्रमुख तीर्थ यानी उच्च अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सीता अध्यक्ष ये कृषि विभाग का हेड होता था और पाण्याध्यक्ष ये वाणिज्य और व्यापार का हेड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में परिभाषित भारत की निधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला है भारत में संचित निधि, जो आर्टिकल 266 में भारत द्वारा प्राप्त राजस्व के लिए ऋण और ऋण को अदायगी में प्राप्त धन जमा होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यह लोग भारत में लोक खाते, जो आर्टिकल 266(2) में भविष्य निधि और डाक जमा शामिल है, इससे संसदीय स्वीकृति के बिना धन निकाला जा सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो आर्टिकल 266 है, इसमें भारत सरकार में जितना भी राजस्व प्राप्त होता है और लिया गया ऋण और ऋण अदायगी से धन जमा होता है। आर्टिकल 266(2) इसमें जो प्रोविडेंट फंड होता है उस और डाक जमा शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, और इसमें संसदीय स्वीकृति के बिना भी धन निकाला जा सकता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में आकस्मिकता निधि जो आर्टिकल 267 के तहत आती है, राष्ट्रपति वित्त सचिव के माध्यम से के निपटान में होती है। आकस्मिकता निधि ये कोष हाल ही में 500 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित प्रमुख पठारों को उनके देश या क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो इम्पोर्टेंट जो प्लेट्यू है उनके कंट्री के साथ मैच करना है। सबसे पहला है अनातोलिया पठार। जो अनातोलियन प्लेट्यू है ये कौन से कंट्री में है? तो ध्यान रखिएगा, ये तुर्की में है। टर्की इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर पेंटागोनियन प्लेट्यू। पेंटागोनियन प्लेट्यू ये दक्षिण अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में एक ठंडी रेगिस्तान पठार है, ये अर्जेंटीना में है। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किम्बर्ली प्लेट्यू। किम्बर्ली प्लेट्यू ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा। और ये जो डायमंड होता है और खनिजों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, पामीर का पठार भी कहते हैं, और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। पोटवार का पठार ये पाकिस्तान में स्थित है। अब भारत में छोटा नागपुर का पठार, जिसमें झारखंड खनिज का भंडार है और जिसे भारत का रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में जीडीपी डिफ्लेक्टर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें जीडीपी डिफ्लेक्टर
और जो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बीच का अंतर कौन सा स्टेटमेंट है वो बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीडीपी रिफ्लेक्टर घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है, जबकि सीपीआई केवल घर द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की एक विशिष्ट टोकरी की कीमत को मापता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो जीडीपी रिफ्लेक्टर होता है ये सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है, जबकि सीपीआई जो घर में जो उपभोग किया जाता है, जो सामान यूज किया जाता है, उसका एक विशिष्ट टोकरी होता है, उसकी कीमतों को भी मापता है। फिर सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमत शामिल होती है, जबकि जीडीपी डिफ्लेक्टर आयातित वस्तुओं को पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। तो जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट वस्तुएं की जाती हैं, इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, उसकी कीमतें सीपीआई में शामिल होती है, जीडीपी डिफ्लेक्टर में शामिल नहीं होती। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, जीडीपी डिफ्लेक्टर ये नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी का इंटू 100 होता है। देखिए, सीपीआई इसमें टोकरी का भार स्थिर यानी फिक्स्ड रहता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेक्टर में भार हर साल उत्पादन के अनुसार चेंज होता है। आरबीआई महंगाई के दर के लिए सीपीआई का उपयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मानव हृदय वाल्व रक्त वाहिकाओं को उनके सटीक कार्यों के साथ मैच करना है। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है ये बताना है। देखिए, पहला है पहला है पाइसविक बल्ब। बताइएगा ये कहाँ रहता है। ध्यान रखिएगा, जो पाइसविक बल्ब होता है ये हृदय के बाएं हिस्से में यानी बाएं आलिंद और बाएं नीलैम के बीच में होता है, जो खून को शुद्ध जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको वापस से जाने से रोकता है। पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्टियम को से। फिर नेक्स्ट है ट्राइसल्फाइड बल्ब। ये क्या करता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो दाएं हिस्से में होता है वो अशुद्ध रक्त को रोकता है, जो अशुद्ध रक्त होता है उसको रोकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट आर्टरी भी हो जाएगा। फिर सी नंबर है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, और ये शरीर का एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध खून को साफ होने के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। तो ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये फेफड़ों तक ले जाती है। तो ये कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, यानी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अरोटा। अरोटा इसे महाधमनी कहते हैं हिंदी में, और ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो शुद्ध खून को पूरे शरीर में ले जाती है। तो अरोटा ये जो शुद्ध खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी पूरे बॉडी में ले जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो मानव हार्ट होता है इसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अब ब्लड प्रेशर ये 120 से 80 mmHg होता है। ध्यान रखिएगा, 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक कहते हैं। पेसमेकर ये हृदय के दाएं आलिंद में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार के वाणिज्यिक ग्लास को उनकी विशिष्ट विशेषताओं या उपयोगों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ ग्लास दिया हुआ है, उसका क्या यूज है उसके साथ मैच करना है। सबसे पहला है पायरेक्स ग्लास। इसका यूज कहाँ होता है तो देखिए, पायरेक्स ग्लास इसका यूज तापमान के जो झटके होते हैं वह सह लेता है, इसलिए इसका प्रयोग को बीकर और माइक्रोवेव के बर्तनों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हाई थर्मल सॉफ्ट रेसिडेंस होता है और इसका यूज लेबोरेटरी और किचन ग्लासवेयर में किया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास इसका यूज कहाँ होता है तो फ्लिंट ग्लास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होता है, जिससे ये कैमरे में लेंस, दूरबीन और प्रिज्म बनाने के काम में आता है।
तो इसका जो काम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक की बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इसका यूज लेंस, दूरबीन और प्रिज्म बनाने के काम में आता है। बी का थर्ड हो जाएगा। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेंस एंड प्रिज्म। फिर नेक्स्ट है क्रूक्स ग्लासेस। क्रूक्स ग्लासेस, इसका यूज जो सीरियम ऑक्साइड होता है जो हानिकारक यूवी किरणों को सोख लेता है, तो इसका जो यूज है ये हानिकारक जो यूवी रेज होते हैं इसको सोखने का काम होता है, तो ए इसका, सी का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास ये यूवी किरणों को आर पार जाने देता है, तो 4 हो जाएगा। अलाउ यूवी रेज टू पास थ्रू कंप्लीटली, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो कांच होता है ये कोई ठोस नहीं बल्कि ये अति शीत द्रव्य यानी सुपर कूल्ड लिक्विड ही होता है। और बुलेट प्रूफ कांच, इसको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट की परतों का यूज किया जाता है और कांच का नीला रंग देने के लिए इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुगतिकी और भौतिकी में निम्नलिखित मैक संख्या श्रेणियों को उनके सटीक गति सीमाओं के साथ सुमेलित करना है। तो मैक नंबर दिया हुआ, उनके सटीक गति की सीमाओं के साथ मैच करना है। सबसे पहला है सबसोनिक। सबसोनिक का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सबसोनिक इसका मतलब होता है ध्वनि की धीमा, यानी मैक 0.8 जो स्पीड होता है किसी भी वस्तु की गति यानी ध्वनि की सीमा 0.1 से लोअर होती है साउंड से, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। स्पीड लेस देन मैक 0.8। फिर नेक्स्ट है ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक ये ध्वनि की गति के बिल्कुल बराबर होती है, ध्वनि की गति के बराबर यानी मैक 1 के बराबर होती है। बी का फर्स्ट हो जाएगा। स्पीड एग्जैक्टली अराउंड मैक 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक ये ध्वनि से 1 से लेके 5 गुना तक तेज होती है, ध्यानिएगा। स्पीड बिटवीन मैक 1 एंड मैक 5 यानी मैक 1 से लेके मैक 5 के बीच में होती है। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक ये ध्वनि से 5 गुना से भी ज्यादा तेज होती है, यानी 5 गुना से ज्यादा तेज है वो हाइपरसोनिक में आता है, तो 4 हो जाएगा। स्पीड ग्रेटर देन मैक 5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है, हवा में जो स्पीड होता है साउंड का, ये 343 मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई विमान ध्वनि की गति को पार कर जाता है तो एक जोरदार धमाका होता है जिसे सोनिक बूम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल मराठा युद्ध की निम्नलिखित महत्वपूर्ण संधियों और उनके हस्ताक्षर के वर्षों के साथ मैच करना है। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी और कौन से वर्ष में हुई थी, इसको मिलाना है। सबसे पहला है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये कब हुई थी, ध्यान रखिएगा। पुरंदर की संधि ये 1776 में हुई थी और इसमें अंग्रेजों और मराठा पेशवा के बीच में हुई थी। फिर नेक्स्ट है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि ये कौन से वर्ष में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा सालबाई की संधि ये 1782 में हुई थी और इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 साल की शांति स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ बेसिन। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी और इसमें बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेजों के साथ संधि की थी और ये एक सहायक संधि थी। फिर नेक्स्ट है देवगांव की संधि, ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये 1803 में हुआ था और इसमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए जिसमें मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था 1818 ईस्वी में।
फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि ये 1803 में अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में हुआ था। और तृतीय आंग्ल युद्ध ये पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर निर्वासित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आंग्ल मैसूर युद्ध को उन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ सुमेलित करें जिनके कार्यकाल में हुए थे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताना है कि उस टाइम में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। पहला है फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर। फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर के टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से लेकर 69 तक चला था और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। फिर नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुआ था 1780 से लेकर 84 तक और इसमें भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये 1790 से लेकर 92 तक चला था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर नेक्स्ट है फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर। फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर ये 1799 में हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली इस समय गवर्नर थे। ये डी हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान ये मैसूर कर्नाटक में शासन किया और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था और वो जैकोबिन क्लब का मेंबर भी थे। प्रथम युद्ध मद्रास की संधि और द्वितीय युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व के निम्नलिखित प्रमुख महिला संगठनों को उनके संस्थापक के साथ मैच करना। तो महिला संगठन है उनका वो किसके द्वारा स्थापित किए उसके साथ मैच करना है। सबसे पहला है भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल ये 1910 में स्थापित किया गया था और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये सरला देव चौधरानी के द्वारा स्थापित किया गया था। एक का थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। ये 1917 में स्थापित किया गया था और ये एनी बेसेंट और मार्गरेट कनिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट है आर्य महिला समाज जो 1882 में स्थापित हुआ था। आर्य महिला समाज ये पुणे में पंडिता रमाबाई महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापित की थी। इसका हो जाएगा पंडिता रमाबाई। फिर नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। ये 1925 में स्थापित हुआ था और ये लेडी महिरबाई टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सरोजिनी नायडू इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और मार्गरेट कनिंग्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और रानी गाइदिन्ल्यू ये नागालैंड की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में के तहत सांसदों और विधायकों के अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को लिली थॉमस फैसले जो 2013 में हुआ था उसके बाद अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम 2 साल की सजा की पाने वाले सांसद और विधायक तुरंत अपनी सदस्यता खो देते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई सांसद या विधायक को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है कोई भी केस में तो वो अपनी सदस्यता खो देते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया व्यक्ति अपनी सजा की अवधि के लिए अपनी रिहाई के बाद अतिरिक्त 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर सजा कंप्लीट हो गई तो या रिहाई हो गई है तो अतिरिक्त जो 6 साल है उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए वह अयोग्य घोषित होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। सही इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए आर्टिकल 102 ये सांसदों के लिए और आर्टिकल 191 ये विधेयकों की अयोग्यता से रिलेटेड है। हाल ही में राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि 2 साल की सजा के कारण कुछ समय के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी। फिर डिफेक्शन लो ये अयोग्यता के लिए 10वीं अनुसूची के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित प्रमुख पर्वत चोटियां और उनके विशिष्ट पर्वत श्रृंखला के साथ सुमेलित करना है। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक दिया हुआ है और वो कौन से माउंटेन रेंज में आते हैं ये बताना है। सबसे पहला है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये कौन से माउंटेन रेंज में आते हैं? तो ये अरावली रेंज में आते हैं। अरावली रेंज के सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ये इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है धूपगढ़। धूपगढ़ ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है? तो ये सतपुरा रेंज में आती है। फिर नेक्स्ट है डोडा बेटा। डोडा बेटा ये तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये नीलगिरी हिल्स में आता है। फिर नेक्स्ट है सैडल पीक। सैडल पीक ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरावली ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट और अवशिष्ट पर्वत है और दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई है जो केरल राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा पीक है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु कोडों को उनके संबंधित क्षेत्र के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए जो कोपेन क्लाइमेट है उनके द्वारा जलवायु कोड दिए गए उसके साथ मैच करना है। देखिए पहला है AMW, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल मानसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। जो मानसून का प्रकार है जहाँ सूखा का मौसम छोटा होता है। ये कौन सी तट पे होता है? तो ध्यान रखिएगा पहला का सेकेंड हो जाएगा, ये मालाबार कोस्ट और केरला और गोवा वाले एरिया में होता है। फिर नेक्स्ट है BWHW, ये हॉट डेजर्ट वाला एरिया होता है। हॉट डेजर्ट ये रेगिस्तान वाला, हॉट डेजर्ट ये गर्म रेगिस्तान वाला एरिया होता है और ये राजस्थान के थार मरुस्थल का कोड है। इसका हो जाएगा थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। फिर नेक्स्ट है CWG, ये मानसून विथ ड्राई विंटर। मानसून विथ ड्राई विंटर यानी सूखी सर्दी वाला मानसून होता है और ये भारत की विशाल गंगा के मैदानी इलाकों का कोड है। तो इसका हो जाएगा गंगा प्लेन्स एंड ईस्टर्न राजस्थान। फिर नेक्स्ट है AS, मानसून विथ ड्राई समर, यानी मानसून तो होगा लेकिन ड्राई समर के साथ होता है और ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु के कोरोमंडल पर पाया जाता है। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोपेन वर्गीकरण का जो टेम्परेचर है और जो वर्षा है इस पे आधारित होता है और ई यानी ध्रुवीय जलवायु कोड ये जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए होते हैं। AW ये सवाना प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में नेस्टो और वेस्टो खातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जो इंटरनेशनल बैंकिंग होती है उसमें नेस्टो और वेस्टो के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना। देखिए नेस्टो वह खाता होता है जिसमें भारतीय बैंक जैसे SBI किसी विदेशी बैंक जैसे न्यूयॉर्क के सिटी बैंक के पास विदेशी मुद्रा डॉलर में रखता है। ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेस्टो का मतलब होता है कि जब कोई भारतीय बैंक है ये किसी विदेशी बैंक के पास विदेशी मुद्रा डॉलर में रखता है और वेस्टो वह खाता होता है जो एक विदेशी बैंक किसी भारतीय बैंक के पास भारतीय रुपए रखती है। तो ध्यान रखिएगा नेस्टो मतलब हो जाएगा कि इंडिया का जो बैंक है ये बाहर में पैसे रखता है और वेस्टो मतलब होता है कि बाहर के जो बैंक है ये इंडिया में पैसे रखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई देशों में बैंकों के विशेष रुपये वेस्टो खाता खोले गए हैं, विशेषकर रूस के साथ। लोरो खाते का अर्थ होता है ये उनका खाता, देयर अकाउंट विथ देम, जिनका उपयोग तीसरे पक्ष के बैंक द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार के मूल्य का निर्धारण करने वाली मुद्राओं यानी टोकरी को निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है। तो इसमें बताना है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, उसमें जो मुद्राओं की बास्केट होते हैं उसमें इसमें से कौन सा करेंसी उसमें शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो चीन का करेंसी है चीनी युआन रेवेन्यू ये शामिल होता है, जापानी येन भी शामिल है, ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा स्विस फ्रैंक ये शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। स्विस फ्रैंक को शामिल नहीं किया गया। टोटल 5 मुद्रा शामिल है। यूएसए की डॉलर, डॉलर इसको शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट यूरो को शामिल किया गया है, यूरो को शामिल किया है। फिर चाइना की युआन भी या रेवेन्यू करेंसी जो होती है उसको शामिल किया गया, युआन को शामिल किया गया। फिर चौथा है जापानी येन को शामिल किया गया और नेक्स्ट है पाउंड को शामिल किया गया। ये 5 करेंसी को शामिल किया गया। देखिए आईएमएफ अभी वर्तमान में इसकी एमडी क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है, ध्यान रखिएगा। और एसडीआर 1969 में आईएमएफ द्वारा देशों को विदेशी मुद्रा भंडार की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था और इसे अनौपचारिक रूप से पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जुड़े निम्नलिखित ऐतिहासिक प्रथम को सुमेलित करना है। तो बताना है कि प्रथम कौन थे भारत रत्न जुड़े हुए अवार्ड से। चलिए सबसे पहला है फर्स्ट पोस्टुमस रेसिपिएंट यानी मरणों उपरांत सबसे पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में। तो ध्यान रखिएगा 1966 में दिया गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट, पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये खान अब्दुल गफार खान जी थे। बी हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा और इन्हें ये अवार्ड 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट, पहली महिला कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया था। तो ये इंदिरा गांधी जी थी और इंदिरा गांधी जी को ये अवार्ड 1971 में दिया गया था। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट स्पोर्ट्समैन रेसिपिएंट, पहले स्पोर्ट्समैन कौन थे जिन्हें ये अवार्ड सम्मान किया था। सचिन तेंदुलकर थे और इन्हें 2014 में ये अवार्ड मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की थी और पहले विजेता सी गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी थे। तो 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन जी को। और एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता था, लेकिन 24 में 5 लोगों को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित स्वदेशी मिसाइलों को उनके सही सामरिक विवरण के साथ सुमेलित करना है। पहला है पृथ्वी, पृथ्वी कैसा मिसाइल है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी ये सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो फर्स्ट का हो जाएगा 4, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आकाश, आकाश ये कैसी मिसाइल है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, बी हो जाएगा। फिर नाग, नाग ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। इसे दागो और भूल जाओ सिद्धांत पे ये काम करती है, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे ये काम करती है। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ब्रह्मोस ये भारत और रसिया के जो नदी है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी के नाम पे रखी गई है और ये सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए भारत में मिसाइल कार्यक्रम में 1983 के नेतृत्व में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ने स्टार्ट किया था और इसके तहत 5 मिसाइलें बनाई गई थी, जिसके शॉर्ट में ट्रिक है पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। और अस्त्र ये भारत में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अभी डॉक्टर समीर वी कामत इसके हेड है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैच करना है प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट को उनके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के साथ जो 2024 में उन्हें रिसीव हुए हैं। सबसे पहला इसमें है माजुली मस्क। ये हस्त निर्मित मुखौटा होता है और ये असम का है, ध्यान रखिएगा। माजुली मस्क ये असम का है। फिर नेक्स्ट है रूपा तारकसी। रूपा तारकसी कौन से स्टेट का है? रूपा तारकसी ये चांदी की बहुत बारीक कारीगरी होती है और ये उड़ीसा में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रिसा टेक्सटाइल। रिसा टेक्सटाइल ये पारंपरिक हाथ से बना हुआ कपड़ा होता है और ये त्रिपुरा के आदिवासी समूह की पहचान, ये त्रिपुरा का है। फिर नेक्स्ट है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां ये तेलंगाना में बनती हैं। लाख की चूड़ियां डी हो जाएगा, ये तेलंगाना में बनती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, भारत में जीआई टैग इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। और उड़ीसा के सिमलीपाल ने काई चटनी यानी लाल चिटी की चटनी का जो भी जीआई टैग है ये 2024 में उड़ीसा को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी में भारत 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में 4 का घर है। निम्नलिखित हॉटस्पॉट को उनके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है। तो बताइएगा इकोलॉजी में जो टोटल 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसमें भारत के 4 हॉटस्पॉट शामिल किए गए, तो उसका लोकेशन बताना है। सबसे पहला वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये पश्चिमी तट और श्रीलंका तक फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा पहला का 4 हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। फिर नेक्स्ट है हिमालयस। हिमालयस ये हॉटस्पॉट पूरे भारतीय हिमालय जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है, तो इंटायर इंडियन हिमालय रीजन और ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान सबको कवर करता है। नेक्स्ट है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स ये उत्तर पूर्वी, इसमें असम और मिजोरम और म्यांमार शामिल है। थर्ड को फर्स्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की और म्यांमार है और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है सुंडालैंड। सुंडालैंड ये हॉटस्पॉट से दक्षिण पूर्वी एशिया इंडोनेशिया तक आता है और इसमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड इंडोनेशिया मलेशिया को शामिल किया जाता है। ये हो गया डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं इसका शब्द पहली बार 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा यूज किया गया था और हॉटस्पॉट्स घोषित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में कम से कम 1500 से स्थानीय को पौधे प्रजाति होने चाहिए और अपनी मूल वनस्पति का 70% हिस्सा को खो दिया यानी वह खतरे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर का जो जनरेशन है और उनके द्वारा उपयोग किए गए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों यानी कंपोनेंट्स के साथ मैच कर रहा है। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से लेकर 1950 तक था, उसमें महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स क्या थी ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट जनरेशन थे इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था और ये काफी बड़े होते थे, तो पहला का थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन ये 1950 से 1960 तक चला था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। फिर नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ये 1960 से 70 तक चला था और इसमें थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज स्टार्ट हो गया था। फिर नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 1970 तक प्रेजेंट में, इसमें माइक्रो प्रोसेसर इसका यूज होता है। ये डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, और जो कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है और दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम ENIAC था, ENIAC। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्लियर एसएससी ऑफिशियल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।